बिना टोयोटा बोले कुछ भी बोले, बिना हेल्प मांगे आंटी हेल्प करने आ जाती है। लगेज ले लेती, कोई इशू नहीं होता, बस ये कि थोड़ा ऊपर नीचे है तो थोड़ा स्लांटिंग रहता है। मैंने इसको 110 पे भी ईवी मोड पे चलाया है गाड़ी को, 25 to 26.5 20 इतना आराम से मिल जाता है। क्या आप बात कर रहे हो? जब एक कार यूजर हमें खुद बोलता है कि हाइब्रिड्स के बारे में जो मार्केट में बोला जा रहा है ना वो सही नहीं है, ऋषि कपूर तुम तुम्हारे चैनल पे सच बोलते हो ना, मैं तुम्हारे चैनल पे आके सच बोलना चाहता हूँ, तो हम यूट्यूबर्स तो मतलब समरसॉल्ट्स मारने लगते हैं। और आज एक यूजर रिव्यू के साथ एक गाड़ी जो मैं बहुत स्ट्रांगली कंसिडर कर रहा हूँ अपने लिए भी, द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर को यूज करने वाले अक्षत है मेरे साथ। हाय अक्षत। हाय जी, ड्यूअल टोन है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है इनकी। और हाइब्रिड को लेके एक ही सवाल होता है भाई, कितना माइलेज दे रही है गाड़ी? माइलेज की किंग है क्या है, मतलब आपकी डीजल गाड़ी को रिप्लेस कर सकती है? और एक्चुअली ये गाड़ी लेने के बाद से लेके जो बोला जा रहा है गाड़ी के बारे में कितना सच है, आप एक वीडियो देखेंगे आपको और कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जब ये गाड़ी कंसिडर की है, सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं जाना यार, 1-1.5 साल का वेटिंग होएगा, क्यों ये गाड़ी के बारे में सोच रहा है, पैसे लेके भी खड़ा है तो गाड़ी तो तुझे मिलने नहीं वाली है, छोड़ दे हाई राइडर। तो सबसे पहले मैं अक्षत से यही पूछना चाहता हूँ, जब आपने गाड़ी बुक की, गाड़ी अभी भी मार्केट में नहीं थी, अभी भी ओरिजिनल प्राइस पे थी, तो आपको कितना वेट करना पड़ा? सो मैंने कार बुक की थी नवंबर में लास्ट ईयर, और 6 मंथ बोला गया था वेटिंग, पर उन्होंने बोला था कि 3 मंथ्स में दे देंगे। ओके। बट देन उसके बाद सडनली दिसंबर में दे कॉल्ड मी कि कार अवेलेबल है, आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो मैं जब बोला कि ओके मैं पीडीआई करूँगा, पर उनका फर्स्ट था कि एक्सेसरीज है आपको हमसे लेनी पड़ेगी। तो उनका कुछ बेसिक किट था एक्सेसरीज का 12 आइटम्स का, तो उन्होंने बोला ये लेना पड़ेगा। अच्छा, क्या कॉस्ट थी उसकी? आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा, आई थिंक 1 लाख समथिंग कुछ था टोटल मिला के सब। क्या आप बात कर रहे हो? और वर्थ नहीं था वो, बिकॉज आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे पता था कैसे करना है क्या करना है। सो 1 लाख का ऐसा क्या क्या दे रहे थे? बॉडी मोल्डिंग, अंडर बॉडी कोटिंग, उस पर पीपीएफ दे रहे थे, सिरामिक कोटिंग दे रहे थे, साइड के स्कर्टिंग्स दे रहे थे, पीपीएमएस दे रहे थे, जो मैंने 2000 का बाहर से लिया वो 6000 का दे रहे थे मुझे। तो और एयर प्यूरीफायर दे रहे थे, वो सब दे रहे थे, जो ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं लगता था। अगर मैंडेटरी है तो आप मुझे अपने लेटर हेड पे सीनियर मैनेजर के सिग्नेचर के साथ लिख के दीजिए, मैं ले लूँगा। बाद में फिर उनको समझ में आया कि नहीं कर सकते इसके साथ बार्गेन, ही इज इन्फॉर्म्ड, तो उन्हें मान गए कि आपको नहीं देंगे, कुछ पुश नहीं करेंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा लेंगे। नहीं, मैं कुछ लोगों को ऐसे पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने मुझे मुंह पे बोला हुआ, अरे सर आपको गाड़ी डिलीवरी चाहिए ना, इतने के एक्सेसरीज लो, फट से मैं आपकी गाड़ी में प्रायोरिटी में डाल दूंगा। हाँ, तो ये मैंने दूसरे मैं ब्रांड का नाम या शोरूम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि इसलिए करते हैं लोग, क्योंकि क्या होता है जब आप एक्सेसरी खरीदते हो उसका पूरा जो है पॉकेट में पैसा जाता है शोरूम के, तो फिर उनके हाथ में होता है गाड़ी का डिसबर्समेंट, ये वो। तो एनीवे ये आजकल चलता है, पर आपको फट से गाड़ी मिल गई, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादातर लोग गाड़ी लेते नहीं। हाँ, सो उन्होंने बोला कि दिसंबर मैन्युफैक्चर्ड है तो आपको चलेगा क्या, बिकॉज यूजुअली लोग दिसंबर मैन्युफैक्चर्ड कार नहीं लेते हैं, सोच के रीसेल में अफेक्ट करेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने पुरानी गाड़ी भी दिसंबर में ही परचेज की थी। करेक्ट। तो आई वॉज वेरी ओके कि हाँ, मैं एक बार पीडीआई किया, मैंने उनके स्टॉक यार्ड गया, यहाँ पे बहुत सारी कार्स थी जो ये बोलते वेटिंग में थी, लेकिन जो नंबर्स से बहुत सारे थे, सो इट वॉज ऑल फाइन। एंड कार थी, मैंने चेक किया, चेकलिस्ट बराबर थी, तो ऑल ओके, और मैंने परचेज कर ली। जनवरी में रजिस्टर किया एंड देन जनवरी में घर पे आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं हम नए साल में बनी हुई गाड़ी लेंगे ना। जब आप एक नए साल में गाड़ी लेते हैं, जब जैन में वापस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करते हैं, बाय द टाइम यू गेट द कार वो एक प्राइस हाइक मार देते हैं, ठीक है। वो प्राइस हाइक आ गई तो जितना आप एक्स्ट्रा पे करेंगे उतना ही रीसेल के वक्त आपको 19-20 का फ़र्क आएगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि फटाक से बिना वेटिंग के गाड़ी लें। तो मैंने भी एक दिसंबर मैन्युफैक्चर्ड कार जैन में रजिस्टर करके लिया है, इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। वही चीज़ अगर मैं जैन में रुकता, फिर गाड़ी मुझे फेब या मार्च तक मिलती, प्राइस हाइक 40,000 का आ जाता, रीसेल के वक्त मेरा वो बैलेंस आउट हो जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मुझे गाड़ी टाइम से मिल गई। ये प्लीज़ आप सोचिए, दिसंबर वगैरह में गाड़ी लेते वक्त फट से गाड़ी मिलती, कभी कभी डील भी अच्छा मिल जाता है, एक आध एक्सेसरी आपको फ्री मिल जाता है। तो अब मैं चला रहा हूँ अक्षत की टोयोटा हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली। एंड अक्षत, सबसे पहली चीज़ जो दुनिया को लगता है कि ये गाड़ी माइलेज के लिए ट्यून्ड है और इसमें पावर नहीं है, गाड़ी उठती नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। क्या आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि दिस कार इज लो ऑन पावर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब इट हैज़ इनफ पावर। सो पीपल हैव रॉन्ग परसेप्शन कि हाइब्रिड है तो पावर नहीं होगा, इंजन कम कैपेसिटी का है। अच्छा। बट स्टिल व्हेन यू नीड द पावर
आप थ्रॉटल इनपुट दोगे, बैटरी सपोर्ट करेगी एक्स्ट्रा, करेक्ट एंड इट हैज मोर देन इनफ पावर, करेक्ट। better than the normal IVT or CVT Seltos or the Creta that you get. अब द ब्यूटी ऑफ दिस कार इज कि जब आप चालू करते हो एकदम साइलेंट में शुरू होती है, एकदम साइलेंट में, बिल्कुल एक ईवी की तरह शुरू होती है। इनिशियली से आपको लगता है कि द कार इज मूविंग, व्हेन यू नीड द स्पीड, यू नो, आपको एक थ्रॉटल मैच करके आपको एक ओवरटेक करना होता है किसी को, तो डज दैट हैपन कि मतलब वो सही से हो जाता है? Yes, no, उसमें कोई इशू नहीं आता, मतलब इवन इफ यू नीड एक्स्ट्रा पावर तो आप पावर मोड में डाल सकते हो इसको, लेकिन नॉर्मल मोड में भी इट हैज मोर देन इनफ पावर, फुल पुश कर लेती है आगे, कोई लैग नहीं है, बिल्कुल लैग नहीं है। जस्ट महसूस किया कोई लैग नहीं है, एकदम पुश करता है, बिकॉज दे आर टू पावर सोर्स, बैटरी एंड इंजन करेक्ट दोनों साथ में पावर देते हैं, करेक्ट। तो उसका जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है एक साथ। अच्छा, हाइब्रिड का टॉर्क मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं होता जो लोग बोलते हैं, और इसका जो कंबाइंड हॉर्स पावर है वो 115 116 बोलते हैं। आपको लगता है थोड़ी बड़ी गाड़ी है, थोड़ा और पावर होना चाहिए था? बिकॉज होंडा सिटी हाइब्रिड जो है वो थोड़े से पावर के लिए भी ट्यून्ड है। उनके पास एक एक्चुअल फिगर है 253 का टॉर्क का, और मैंने जब उसको थोड़ा फ्लोर करके देखा है तो गाड़ी भाग लेती है। ये क्या कैन वन सेफली से गाड़ी भागती है? हाँ, मतलब जितना मैंने हाईवे ड्राइव किया है इसको एक्सटेंसिवली, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ ये इनफ भागती है, इट हैज़ द पावर, एंड हाँ मतलब थोड़ा और होता तो बेटर होता, लेकिन इट हैज़ मोर देन इनफ पावर, मतलब और होता तो प्राइस भी और होता फिर। तो जितना माइलेज भी उतना नहीं होता। हाँ, जितने प्राइस पे जितना माइलेज है, इट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, one last thing I want to talk of the power. It's a 3-cylinder 1.5 liter engine. Yes. और वो 3 cylinder के थ्रम्स होते हैं और आवाज़ें होती हैं और वो वाइब्रेशंस होते हैं। आपको कितने फील होते हैं? मुझे ज़्यादा नहीं हो रहे, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे अभी। इनिशियली व्हेन जब गाड़ी स्टार्ट करते तो ईवी में जाता है, एंड इनिशियली जब ड्राइव करेंगे तो ईवी मोड पे ही चलेगा। सो नॉर्मल कार्स में क्या होता है कि जब स्टार्ट करते तो इंजन कोल्ड होता है एंड इट टेक्स टाइम टू वार्म अप, तो उसमें थोड़ा नॉइज आएगा, आवाज़ आएगी, बट वो नॉर्मल चले जाता है। इसमें इंजन स्टार्ट ही बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बीच में। करेक्ट। तो लॉन्ग टाइम के लिए इंजन कोल्ड ही रहता है। करेक्ट। तो इसलिए वो 3 सिलेंडर का थोड़ा तो वाइब्रेशन आएगा इसमें, लेकिन वो ओवर द टाइम जब इंजन वार्म इनफ हो जाता है तो वो वाइब्रेशन बहुत स्मूथ हो जाता है, कोई वाइब्रेशन आता ही नहीं है। इट्स वेरी स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन इंजन एंड बैटरी, तो कोई इशू ओवर टाइम नहीं आता है। इनिशियली स्टार्टिंग में हाफ एन आवर 1 घंटे तक फील होगा, डिपेंड्स कितना बार इंजन स्टार्ट हो रहा है, कितनी बार बंद हो रहा है इंजन। जब इंजन यूज ही नहीं होगा तो ठंडा रहेगा, तो फिर इसकी वजह से ठंडे इंजन में आवाज़ तो आती है। इससे तो सिंपल लॉजिक इतने आराम से समझा दिया इन्होंने। सबसे पहले क्या किया अक्षत ने, ये गाड़ी का जो पूरा नाम और एड्रेस एक साथ दिया हुआ है, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, उसमें अर्बन क्रूजर निकलवा दिया पीछे से। तो मुझे क्या मुझे मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए, बट इस गाड़ी के कोई नाम नहीं रखने वाले हैं क्योंकि गाड़ी कम्प्लीटली लोडेड है। जी वेरिएंट है और ये काफ़ी लोडेड आती है। हाँ, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिल रही, लेकिन HUD आपको मिल रहा है, जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अगर मैं इसे प्रेस करके रखूँ। हाईवेज पे बड़े काम आता है, जो अक्षत मुझे बोल रहे हैं। इन जनरल गाड़ी इज़ वेल पुट टुगेदर, बट जब फर्स्ट टाइम आई हैड सीन दिस अक्षत, और मुझे ऐसा लगा था कि ये गाड़ी जो है, मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी मारुतिश लगी थी, थोड़ी मुझे नहीं लगा था इट्स बीन वेल पुट टुगेदर। आप थोड़ा 8 महीने, आई थिंक 9 महीने से गाड़ी चला रहे हैं, कौन से क्रीकिंग रैटलिंग क्या हुई है? सो क्रीकिंग रैटलिंग आई है, मतलब जहाँ से ये पैनल है तो यहाँ से आता है, एंड दिस इज अ इशू विद मेनी पीपल हाई राइडर जीवी के साथ। हमारे ग्रुप से भी लोगों ने रेस किया है, चलते टाइम इसके आवाज़ यहाँ से आवाज़ आती रहती है। दूसरा इशू होगा कि इसका वायरलेस चार्जिंग बहुत बार छोड़ देता है, इवन स्ट्रेट लाइन पे जा रहे बिना अनड्यूरेशन के वो बंद हो जाएगा चार्जिंग, और उसका जब मैसेज आता है तो मैप बंद हो जाएगा। अच्छा, तो उसको ओके करो तब जाके मैप चालू हो जाएगा। तो वो है कि या तो फिर मैं लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाता हूँ तो मैं केबल ही यूज़ करता हूँ। मैं वैसे ही प्रेफर नहीं करता, मेरे ख्याल से सबसे स्टूपिड है। जब तक वो एक स्पीड, सर्टन स्पीड की आप फास्ट चार्जिंग नहीं दे सकते हो, आप मत दो। क्योंकि कुछ उसमें साइड में होल्डर्स होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो मुझे वो चीज चार्जिंग तो बहुत ही स्टूपिड लगता है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बजाय फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दे दो। हाँ, वो भी दे सकते हैं। बाकी ऐसा प्लास्टिक क्वालिटी, आई थिंक पैटर्न अच्छा हो सकता था, मतलब ये पैटर्न जो दिया प्लास्टिक का ये तो चीप लगता है, बट ठीक है। ऐसे बाकी आई थिंक ये नॉन इशू है, एंड कंपनी में लोग बोल रहे तो वो रेक्टिफाई भी कर रहे का स्प्रे करके या जो भी करके। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। स्क्रीन अच्छी है, स्मूथ है, स्क्रीन में कोई लैग नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो भी यूज़ किया है, कभी ऐसा बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ मेरा। स्मूथ चलता है मेरा, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन इसमें आती है, वो स्मूथ है। नेविगेशन भी, अगर ये अलग स्क्रीन रखी है मैंने तो यहाँ पे नेविगेशन भी दिखा देगा मुझे, टर्न बाय टर्न यहाँ पे भी आएगा, HUD भी आएगा, MID। यस, अगर मैं
एंड्रॉयड ऑटो में गूगल मैप्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा इसमें। बस ये कि हाँ इंटीरियर से जो है इट्स अ मारुति, इसी मारुति का लगा है, बटन्स मारुति के है, स्विफ्ट के तो ये बलेनो का। हाँ तो ये मारुति का है। सो या इंटीरियर से मारुति है, स्टीयरिंग मारुति का है, बट बोनट के अंदर दिल से टोयोटा है, आत्मा टोयोटा की है इसकी। बाकी बटन और ये सब मारुति के है। हाँ मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि क्योंकि हम इको मोड पे नहीं हैं तो स्टैंड स्टिल पे भी ईवी यूज़ करते हुए भी एसी चल रहा है और ऐसे माइलेज और धन नहीं गिन रहा है। हाँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन MID को लेकर के आपको कुछ इश्यूज आए क्योंकि आप मुझे बताए थे वॉइस कमांड्स का थोड़ा सा सिस्टम। हाँ वॉइस कमांड का इसमें स्टार्टिंग से था कि ऑटोमेटिक कभी भी हाउ कैन आई हेल्प यू आ जाता था इसमें, बिना टोयोटा बोले कुछ भी बोले हेल्प मांगे आंटी हेल्प करने आ जाती है। तो फिर आंटी को मैन्युअली चुप कराना पड़ा यहाँ से जाके, तो उनको हमेशा के लिए भी चुप रखा है। अच्छा। उसके लिए एक अपडेट भी आया है सिस्टम का, तो वो लोग ने अपडेट किया है और उससे सॉल्व हो गया इशू। इसमें कोई ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम नहीं है पर साउंड कैसा है? साउंड क्वालिटी कंपनी से जैसे कार आती है आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको प्ले करना पड़ेगा सिस्टम के साथ। इक्वलाइजर सेटिंग के साथ प्ले करना है, मोड के साथ प्ले करना है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके फ़ोन में आप अगर यूज़ कर रहे हैं कोई भी दूसरा प्लेयर इसमें क्या इक्वलाइजर सेटिंग है आपके फ़ोन में। उसके बाद मुझे कोई लगा नहीं कि बहुत कम अच्छा नहीं है साउंड क्वालिटी, बहुत बेटर साउंड क्वालिटी, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। अच्छा। और ये कि आपको प्ले करना पड़ेगा सेटिंग्स के साथ। थोड़ा आप सेटिंग्स को एक बार एडजस्ट कर लो, एक ही बार का। यस, उसका अकूस्टिक पे रखो या लाउंज पे रखो, इक्वलाइजर बेस कितना चाहिए आप एडजस्ट करो। आपका फ़ोन से क्या आउटपुट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब जी वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते हैं, साथ ही साथ हम दोनों कंप्लेन कर रहे हैं कि आगे की सीट्स में इनफ थाई सपोर्ट नहीं, थोड़ा और होना चाहिए था। हम दोनों अच्छे हाइट के हैं और वो हमें फील हो रहा है। चलो मैं तो थोड़ा ऑन द हेवियर साइड हूँ, पर आप एवरेज बिल्ड क्वालिटी के हैं फिर भी आपको ये हो रहा है। क्योंकि हमने म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की तो कनेक्टिविटी, जो कनेक्टेड फीचर्स होते हैं इसके, टोयोटा कनेक्ट है, वो कैसा है? सो टोयोटा कनेक्ट बहुत आई वुड से बहुत वीक ऐप है। उसमें ऑप्शंस और इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है कंपेयर टू द सेम सिस्टम जो ग्रैंड विटायर में यूज़ होता है। मारुति का जो सिस्टम है, जो ऐप है, उसमें मच मोर डिटेल्स शो करते हैं वो लोग, और ट्रिप इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी आती है, बहुत डिटेल्स आती है। टोयोटा में सिर्फ रेंज दिखा देगा, गाड़ी बंद है चालू है वो दिखा देगा। और टोयोटा में एक और चीज़ है कि अगर मैंने कार खुद से मैंने लॉक की है बट रिमोट से या बटन से, तो मैं कार को अनलॉक नहीं कर सकता फ़ोन के ऐप से। क्या बात कर रहे हो? मुझे अगर मैं कार को फ़ोन ऐप से लॉक करूँगा तो ही मैं कार के फ़ोन ऐप से अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये इसमें फ्लॉ है आई थिंक। पर आप प्री स्टार्ट प्री कूल कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकता हूँ, कूल कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ। बस लॉक अनलॉक फ़ोन से किया तो ही होगा, तो अगर बटन से किया, रिमोट से किया, तो ये कार अनलॉक नहीं होगी। तो आई थिंक टोयोटा नीड्स टू वर्क ऑन द ऐप। ऑन द ऐप, द इंटरफेस हैज टू बी बेटर, द इंफॉर्मेशन बहुत कम है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़े दो इश्यूज, एक बूट कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि बैटरी कहीं ना कहीं जगह खाती है। दूसरा, पीछे के सीट पे आप थोड़ा नीज अप बैठते हैं क्योंकि बैटरी नीचे होती है तो थोड़ा सा आपको थाई सपोर्ट कम मिलता है। तो अब 265 लीटर्स का बूट जो कुछ हैचबैक्स का ज़्यादा होता है इससे। हाँ वो इशू तो है, बट ठीक है, इट्स मैनेजेबल। मतलब मेरा पॉइंट था कि अगर कंपनी ने आधा दिया था तो पूरा ही दे देती, बैटरी और ऐड कर दी थी, कम से कम और ऊपर नीचे करके दे दिया है। तो बहुत टैप है यहाँ पे, सामान टिक जाता है आपका। हाँ मतलब उन कंपनी ने कवर भी दिया है, मतलब लेवल अप करने के लिए, बट मैं उसको यूज़ नहीं करता, मैं ऊपर नीचे ही करता हूँ। बिकॉज जितना भी स्पेस है पूरा यूज़ करो, पैसे पूरा दिया तो पूरा यूज़ करो। लोडिंग लिफ्ट नहीं है तो वो एक अच्छी चीज़ है, हालांकि आई ऑलवेज प्रेफर लोडिंग लिफ्ट, बट दैट्स मी। पर मुझे बताइए कि इन जनरल कभी आप ऐसे घर के बाहर गए हैं, लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, फैमिली का लगेज ले लेती है? हाँ मतलब लगेज ले लेती, कोई इशू नहीं होता। बस ये कि थोड़ा ऊपर नीचे है तो थोड़ा स्लांटिंग रहता है, तो अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो कभी पीछे बॉडी पे हिट करेगा, लगेज तो आवाज आएगा। बट उसके लिए देन अगेन स्टेप लगा के डेवलप कर सकते हैं, तो वो थोड़ा है मतलब ड्रॉबैक, बट इट्स फाइन। अभी हमने इसे बंद किया। ये टेल गेट को लेके मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं जहाँ लोगों ने बोला है कि अरे हैचबैक आके हमारे में भिड़ गई तो ये क्रम्पल हो गई, हैचबैक को कुछ नहीं हुआ, ये बम्पर उखड़ गया, यहाँ पे पूरा ऐसे पूरे बेंड वेंड आ गया है, बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। दरवाजे की थर्ड आना एक चीज़ होती है, दरवाजे में क्रम्पल जोन्स होना एक चीज़ होती है ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे, और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनी है जहाँ इसके 4 स्टार तो मिनिमम होने ही है। तो मुझे बताइए सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी और एक सख्त जो होती है गाड़ी, उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है? सो बाकी कार से का कंपेयर करेंगे, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कुशाक, सेल्टोस, इको स्पोर्ट के साथ, ठीक है, डोर्स लाइट है उसके, डोर्स का वेट कम है, बट देन लोग ये नहीं समझते कि हिंजेस का भी प्ले होता है।
बाकी कार्स में हिंजेस भी अलग टाइप से डिज़ाइन टाइट होते हैं, तो लगता है कि पुश करना पड़ रहा है बंद चालू करने के लिए। मे बी इसके हिंजेस उस टाइप के टाइट नहीं है, टाइटन अप नहीं है, इसे थोड़ा लाइट लगता है, लेकिन या डोर्स आर लाइट। और बाकी आई थिंक बम्पर और पीछे का ये इम्पैक्ट लेने के लिए बने होते हैं, तो इम्पैक्ट लेना ही है इनका काम। तो अगर टूट भी गया, अगर जब तक इम्पैक्ट आगे पुश नहीं कर रहे तब तक ठीक है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आपको सेफ महसूस होता है गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में कोई इशू नहीं लगता, सेफ लगता है, स्टेबल लगता है एकदम। बिकॉज मेन चैसी, अगर चैसी स्ट्रॉन्ग है करेक्ट और 6 एयरबैग है और 4 स्टार अगर मिनिमम आने उसके लास्ट टाइम आए थे एस-क्रॉस में और ब्रेजा में सेम चैसी पे, तो एक्सपेक्टिंग कि BN कैप में इसमें ज़्यादा ही आए, उससे ज़्यादा। भाई BN कैप बहुत ज़रूरी हो गया भाई, 12 दिन कैप। और इन जनरल मुझे इसका लुक बहुत पसंद है, पीछे से कनेक्टेड लाइट्स नहीं आते हैं, लेकिन इन जनरल मुझे इसका लुक बहुत ऐसा सोबर नाइस लगता है। लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं? हाँ, मतलब लुक्स अच्छा है इसका, लेकिन मुझे भी लगता है पर्सनली, मतलब मेरा ओपिनियन है कि मुझे पीछे ग्रैंड विटारा ज़्यादा पसंद आती है, अच्छा कनेक्टेड वाला। बट आगे से ये बेटर है, हाइब्रिड है तो आई थॉट टोयोटा बेटर है लेना, इसलिए ठीक है। पीछे का भी बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन आई थिंक ग्रैंड विटारा पीछे से ज़्यादा अच्छी दिखती है कनेक्टेड लाइन में। गाड़ी चलाते वक्त मुझे दिख रहा है कि इसका स्टेयरिंग का सेंटर वेग नहीं है, सेंटर में वेट है। अक्सर गाड़ियों का जो है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड जो स्टेयरिंग्स होते हैं EPS, वो बहुत ही कभी कभी वेग सेंटर के साथ भी आते हैं, इसमें नहीं है। बट हाई स्पीड कॉर्नरिंग कैसी है, गाड़ी का टर्न इन ग्रिप कैसा है, क्योंकि टायर्स तो इसके कोई से छोटे नहीं लग रहे हैं मुझे, जो R17 है। सो कोई इशू तो नहीं है उसमें, इट्स वेरी वेरी स्टेबल इवन ऑन हाई स्पीड। बट so I'm coming from EcoSport and Seltos. So if you compare with EcoSport, तो वो अलग लेवल कार थी, उसके लेवल का नहीं है। Seltos से बेटर आई थिंक, मुझे लगता है, फील होता है। स्टीयरिंग का वेट भी ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। एंड ऑल्सो आई मीन ओवर द टाइम इफ आई चेंज द टायर्स, इसमें अपोलो टायर आते हैं बाय फैक्टरी। वंस यू चेंज एंड गो टू मिशेलिन टायर या बेटर योकोहामा टायर्स, तो और इम्प्रूव हो जाएगा। बट करंट एज जो सिचुएशन है उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब इट्स वेरी स्मूथ, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ग्रिप भी अच्छी आती है एंड स्टीयरिंग इज वेटेड। आपने सडन मनूवर्स या हाई स्पीड मनूवर्स कितने किए हैं? बहुत किए, कुत्ते बीच में आ जाते हैं, एकदम से ब्रेक भी मारा है। डैश कैम का फुटेज भी उसका मेरे पास कुछ है, तो वो भी किए। एंड इट इज वेरी कैलिब्रेटेड, ABS इज वेरी वेल कैलिब्रेटेड और स्टीयरिंग इनपुट इज वेरी वेरी गुड। अच्छा, तो आपको कॉन्फिडेंट लगती है कि मतलब हाईवे पे भी आपको कॉन्फिडेंट लग रही है? हाँ। ओके, अब मैं सबसे बड़ी चीज की मैंने सबसे डिफरिंग ओपिनियन सुने इस गाड़ी के बारे में, वो आपसे पूछूंगा। राइड क्वालिटी, मैंने अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, काफी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं वो भी बोलूंगा। और मैंने पहले सुना था हाय ऐसी तो राइड क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, ये वो। फिर कुछ चैनल्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि राइड बहुत अच्छी है। कुछ लोग जिनको मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ ओपिनियंस ऑफ कार्स, उन्होंने बोला है कि लो स्पीड राइड बम्पी है, थोड़ी सी हाई स्पीड पे पीछे बाउंसी है। ना टेल यू मेरा एक्सपीरियंस क्या है, फिर आप मुझे बताइएगा, आप गाड़ी के साथ बहुत समय बिता चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अब जब हम चला रहे हैं थोड़ा सिटी हाईवे मिक्स टाइप का, मुझे ऐसा लग रहा है कि लो स्पीड राइड थोड़ी सी और कुशनी होनी चाहिए थी, जैसे क्रेटा की होती है। ठीक है, इसकी नहीं है। बट जैसे ही आप वो 40 का आंकड़ा पकड़ते हो तो इट जस्ट स्टार्ट्स मैच्योरिंग, इट स्टार्ट्स फ्लैटनिंग, लाइक अभी ठप अभी एक हमें फील हुआ। तो अभी भी राइड के मामले में लोग जो बोल रहे हो व्हाट अ राइड क्वालिटी, वो मुझे नहीं लगा। आप क्या बोलते हो? सो इट डिपेंड्स, आई मीन आप कहाँ से पुरानी गाड़ी किससे कंपेयर कर रहे हो। सो लाइक अगर मैं कंपेयर करूँगा EcoSport से, तो इट्स वेरी वेरी मच बेटर। इवन आई हैव Seltos IVT, अगर उससे भी कंपेयर करूँगा, उससे भी ये बहुत अच्छी है राइड क्वालिटी। बट या आई मीन इट्स नॉट एज कुशन जैसे क्रेटा में होता है, एकदम कुशन है। लेकिन उसके लिए फिर वो हाईवे पे जाएगा तो फिर उसमें अलग इशू होगा, बाउंसी हो जाएगा। तो ये हाईवे पे बहुत स्टेबल है उस कंपैरिजन। अच्छा, फुल लोड पे भी? फुल लोड पे भी 4 सूटकेस, 4 लोग बैठ के चलाए, 2 90 kgs, 1 100, 1 80, सो इट वाज वेरी वेरी स्टेबल कार। मेरे जैसे 4 ले गए थे। दो और चीजें, मुझे इसके ब्रेक्स जस्ट राइट लगे, ना ज्यादा स्पॉन्जी हैं, ना ज्यादा ग्रैबी हैं, मुझे जस्ट राइट लगे। इसमें ये भी है कि ब्रेक जब दबाते हैं तो इनिशियली वो रीजन पे करता है। करेक्ट, बिकॉज वो ब्रेक बाय वायर, या एनर्जी इनटेक के लिए चले जाता है। करेक्ट। सो उसमें वो भी एक एडिशन आ जाता है कि वो रीजन पे चले जाता है इनिशियली जब ब्रेक दबाएंगे। मैं जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहता हूँ, ईवीज में या हाइब्रिड्स में होता है ब्रेक बाय वायर। उसमें क्या होता है, जब आप ब्रेक करते हो तो इलेक्ट्रॉनिकली पहले ब्रेक जो है एंगेज होते हैं। इनफैक्ट ये कहते हैं कि हाइब्रिड्स में बहुत कम आपकी डिस्क यूज होती है, क्योंकि पहले वो आपको एक रीजन से रोकने की कोशिश करता है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डीसेलरेशन
सॉर्ट ऑफ इंजन ब्रेकिंग की तरह होता है, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, बट काफ़ी सारी एनर्जी भी अब्जॉर्ब होती है। ब्रेक बाय वायर से आप पहले स्लो होते हो, फिर जब हायर स्पीड पे हो तो तब डिस्क पूरी तरह एंगेज होती है, तो आपके डिस्क भी कम वेयर आउट होते हैं। तो ये दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू ऐड फ्रॉम माय साइड। मुझे अक्सर ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी में जो रीजन मोड है उसके लेवल्स नहीं है। अक्सर आप देखेंगे ईवीज में या हाइब्रिड्स में पैडल शिफ्टर्स होते हैं जिससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, Yes. वो इसमें नहीं है। Yeah. तो आप रीजन मोड को कैसे मतलब आप करते हो? तो इसमें गियर लीवर पे देयर इज अ बी मोड विच इज़ एक्चुअली ब्रेक मोड। जो लोग एंड जो सर्विस एडवाइजर्स जिनको नॉलेज नहीं होती वो बैटरी मोड बोल के बेचते हैं लोगों को कि इसको बी पे डाल दो गाड़ी बैटरी पे चलेगी। तो ऐसा नहीं होता है, इट्स एक्चुअली ब्रेक मोड। इससे ज़्यादा रीजन होता है, Correct. टू बी यूज्ड जब डाउनहिल आएगी, डाउनहिल आ रहे हैं, घाट से आ रहे हैं, या तो तभी उसको यूज़ करने के लिए होता है जिसमें ब्रेक कम लगे। हाँ। और बी मोड पे डालने से ऑटोमेटिक वो ज़्यादा एनर्जी रिचार्ज पे जा जाती है। अच्छा, ये स्विफ्ट का स्टीयरिंग देख के याद आया, जब मैं इस गाड़ी के एस हाइब्रिड और एन लाइन वेन्यू की जो आती है हम चूज कर रहे थे, तो माय ब्रदर सेड भैया व्हाई डू यू वांट टू बाय दिस कार जस्ट फॉर द हाइब्रिड? ये ऐसा लग रहा है कि स्विफ्ट को सिर्फ बड़ा कर दिया है, क्वालिटी भी वैसी लग रही है, देखो ना सब सामान बटन्स वगैरह वैसे ही लग रहे हैं। इस स्टीयरिंग व्हील पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो इस सेगमेंट में हर कोई देता है, जो मेरे हिसाब से होना ही नीचे इंडियन कार्स में, वो है ADAS। आई एब्सोल्युटली हेट इट फॉर द इंडियन कंडीशंस। इट्स अ वेरी यूरोपियन फीचर, अभी एक मार्केटिंग गिमिक हो गया है। डू यू मिस ADAS आफ्टर दिस पेइंग दिस प्राइस ऑफ दिस कार? नो, आई मीन ADAS आई डोंट थिंक कुछ काम का है यहाँ पे। मतलब इतने इंट्रूशंस होते हैं यहाँ पे, कोई चल के आ रहा है, कोई बाइक वाला आ रहा है, कुछ आ रहा है लेन चेंज, कोई भी ऐसे ही करता है बिना इंडिकेटर के। सो आई थिंक ADAS इंडिया के लिए अभी नहीं है। आई मीन पहले पीपल को यहाँ पे लोगों को चलाना सीखना पड़ेगा, हाँ, सेंस ही नहीं है, पहले बेसिक रूल्स समझे फिर ADAS पे जाए। लेन डिसिप्लिन तो फॉलो करिए। हाँ, तो ADAS की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है इंडिया में। मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ, और एक मार्केटिंग गिमिक के चक्कर में मत करो। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दे दो कार मैन्युफैक्चरर्स वालों की, ये अच्छा दे दो, अच्छा हमें सॉफ्ट टच सब जगह दे दो, फ्रंट पार्किंग बम्पर्स दे दो, 360 डिग्री कैमरा के बारे में बात करते हैं जो इसका है। पहले तो इसके जो रिवर्स में अगर डाल के दिखाऊं, इसमें डायनामिक गाइडलाइंस नहीं आते हैं, यस, स्टैटिक इज। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। हालांकि मैं इस पर बहुत रिलाई नहीं करता हूँ, लेकिन ये और इस वर्जन में 360 नहीं है, यस, इसमें नहीं है। तो आपको वो मिस होता है कि डायनामिक गाइडलाइंस नहीं है ये वो? नहीं, मैं यूज्ड टू, मतलब हाँ, कार बहुत टाइम से चला रहा हूँ, तो आई एम हाँ। ओके एंड मैं मिस नहीं करता। आई मीन इट्स क्वालिटी मेरे लिए इनफ है, हाँ, डे और नाइट में इट्स गुड इनफ फॉर मी। आई कैन मैनेज, मतलब कोई इशू नहीं होता, मैं मिस नहीं करता कभी। आप मिस नहीं करते हो। नहीं। और वो थोड़ा वेब कैमिश जो दिख रहा है वो आपको यू मेड पीस विद इट, थोड़ा बेहतर हो सकता था। हाँ, इम्प्रूव हो सकता है, मतलब नॉट एट किया सेल्टोस दैट लेवल का नहीं है, उसका आई थिंक ज़्यादा बेटर हो। बहुत ही बेहतर है ये But देखिए, अगर इसका ठीक है, आई थिंक एटलीस्ट फुल स्क्रीन पे आता है। आई थिंक कुशाक में तो बहुत छोटा सा आता बहुत छोटा आता है। है। Yeah, तो मेरे पास इको स्पोर्ट थी पहले, उसका 7 इंच का, तो उसका भी छोटा था। हाँ। एटलीस्ट फुल स्क्रीन पे बराबर आ रहा है, ठीक आ रहा है। सो आई एम हैप्पी, आई एम ओके विद दिस, आई कैन मैनेज। अच्छा, गाड़ी बाहर से जितनी इसकी रोड प्रेजेंस है, इतना बड़ा बॉनेट है, इतनी इट्स लाइक अ माचो कार, अंदर से उतनी बड़ी नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे अंदर से बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक या छोटी नहीं लग रही इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डार्क इंटीरियर। बट आपका क्या कहना है? बिकॉज मुझे ठीक लग रही है। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, और आई मीन डिपेंड्स, मतलब मेरे फैमिली में सब नॉर्मल हाइट के ही है, सो कोई ऐसा इशू फील नहीं होता स्पेस या लेग रूम के साथ, हाइट के साथ। बट या आई मीन अगर पीछे का सनरूफ अगर पीछे नहीं जाता, मतलब फिक्स्ड होता, तो हेडरूम आई थिंक पीछे और बढ़ सकता था। करेक्ट। तो वो चीज़ एक है, बट ऐसा कोई आज तक मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू फेस नहीं हुआ है। मेरा हेडरूम जस्ट कट टू कट है, मैं 6 फुट 1 इंच हूँ और थोड़ा अपराइट बैठा हूँ, थोड़ा ऐसे स्लाउच करके बैठूंगा तो फील नहीं होगा। लोग बोल रहे कि इसका इंक्लाइन पीछे और होना चाहिए था, मुझे इसका पीछे रिक्लाइन जो है सीट्स का परफेक्ट लग रहा है। आई डोंट नो लोग ये क्यों बोल रहे हैं। थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, थाई सपोर्ट बेहतर होना चाहिए था विद द काइंड ऑफ मनी यू आर पेइंग इन दिस कार। देयर इज सॉफ्ट टच इन दिस G वेरिएंट वेयरएवर यू पुट योर हैंड एंड स्टफ, दैट्स गुड। क्या आपने 5वें बंदे को यहाँ बिठाया, उसको कैसा लगा? हाँ, 5 लोग बैठे हैं पीछे, लेकिन नॉर्मल हाइट के थे, 5'6", 5'7", तो उसके नॉर्मल बिल्ड थे, तो आराम से बैठ गए, कोई इशू नहीं हुआ उसमें, तो इट वाज ऑल नॉर्मल। मैं देखिए, ना मैं नॉर्मल हूँ ना इंसान, ना मेरी बिल्ड हाइट जो है नॉर्मल है, लेकिन क्या है कि जब ऐसे पैसे भरते हो, यू वांट लाइक अ लिटिल सेट का फीलिंग। द कार इज गुड, लेट मी टेल यू दिस, मेक नो मिस्टेक। Is it special feeling as a Creta? Probably no. It's a little plasticky, probably yes. But the car मतलब किसी से पीछे नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, लेकिन पीछे भी नहीं है। जिस चीज़ के लिए गाड़ी बहुत गाली खा रही है, the elephant in the room is actually quite massive। जो मच्छरदानी यहाँ पे दी हुई है
टोयोटा मारुति ने ये कौन सा सनरूफ का कवर है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, कौन से चोर बाजार वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मतलब अक्षत मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अच्छी खासी महंगी गाड़ी है, स्पेंडिंग नॉर्थ ऑफ 20 लाख रुपीज ऑन दिस। पैनोरामिक सनरूफ बहुत अच्छा है, लेकिन यार इसका क्या किया आपने, क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे पता है मारुति ने ये देखा है और वो बोलते हैं कि हम ही फिल्म लगा के देंगे, एक्सेसरी इतने की ले लो। हाँ, तो ये इशू है, बट वो ये कि ऑप्शन नहीं था, मतलब लेना ही पड़ा कार के साथ। मुझे कोई वर्थ नहीं लगता कि सनरूफ इंडिया में कोई काम की है जी, बट कोई ऑप्शन नहीं था तो लेना पड़ा। बट यही कि इसको एडजस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने तो सन लाइन्स आते हैं सक्शन वाले, वो मैंने 2 आगे पीछे लगाए। अच्छा, जो ऐसे साइड मिरर पे लगते हैं वो लगाए हैं? वो मैंने ट्राई किया लगाने का। ओ भाई साहब, तो मई में वो लगाए थे, मई मंथ में, उससे भी ज़्यादा हेल्प नहीं हुई। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मैंने इतने मेजरमेंट लेके थर्मोकॉल डाल दिया अंदर ही। तो उससे मैंने ट्राई किया, वो थर्मोकॉल थोड़े दिन इट वॉज इफेक्टिव, थर्मोकॉल ने काम किया, लेकिन वही है कि खोल नहीं सकते हो। हाँ, खोल नहीं सकता, और जरा सा भी थर्मोकॉल नीचे हिल गया तो आवाज़ करेगा, मूव होगा, तो वो भी बेनिफिशियल नहीं हुआ। तो इन दी एंड मुझे इसे फिल्म लगानी पड़ी। तो फिल्म लगाने के बाद आई थिंक बेनिफिट है, मतलब इतना नहीं आ रहा है, बट अभी तो टेस्टिंग के लिए मैंने ओके क्वालिटी का लगाया था बस। अभी आई थिंक थोड़ी अच्छी क्वालिटी की फिल्म लगानी पड़ेगी, तो वो इशू है। और वो फिल्म ड्यूअल साइड लगती है, सिर्फ इनसाइड? सिर्फ अंदर से लगती है। सिर्फ अंदर से लगती है, सिर्फ अंदर से। ओके ओके। दूसरी चीज जिसके बारे में आप थोड़े नॉट सो हैप्पी हैं, आपकी जो है फ्रंट विंडशील्ड की बिडिंग का कुछ इशू हुआ। हाँ, बिडिंग मल्टीपल कार्स में ग्रुप पे भी देखा गया कि सेंटर में से इसका बिडिंग खुल गया है, रबर। सो कंपनी में बताया, कंपनी बोलते नहीं ऐसा ही होता है, मतलब यूजुअली कार्स में रबर नहीं खुलनी चाहिए ब्रांड न्यू कार में। इसका सेंटर से इसकी रबर खुल गई है, अभी भी थोड़ी ऊपर दिखती है बाहर से देखेंगे अगर। तो वो अभी भी ऐसी है, कंपनी ने कुछ किया नहीं है, बोला बाकी जगह पे भी लोगों ने देखा है, नोटिस किया कि अच्छा खुल गया इसका रबर। तो इट्स आई थिंक क्वालिटी इशू आगे। अच्छा, एंड यू से दैट अबाउट टोयोटा, तो क्या ये कलयुग आ गया, मुझे ऐसा लगता है। द अदर थिंग दैट यू वर सेइंग कि जब खासकर स्टैंड स्टिल पे एसी बहुत नॉइजी हो जाता है बिकॉज इट कट्स एंड लाइक एन इन्वर्टर। हाँ, तो इसमें एसी का सिस्टम, बिकॉज इंजन हाइब्रिड है तो एसी का सिस्टम इन्वर्टर पे चलता है। देयर आर 2 मोटर्स अंदर, बैटरी का और एसी का चलाने का। तो लोगों को लगता है कि बहुत आवाज़ कर रही है, लेकिन स्टैंड स्टिल पे अगर बाहर खड़े होगे तो इन्वर्टर की आवाज़ आएगी, साउंड थोड़ा जोर से आता है उसका इन्वर्टर का। तो इट्स ऑफिशियली कॉल्ड एन इन्वर्टर? या इट इज़ एन इन्वर्टर, वो इन्वर्टर सिस्टम पे ही चलता है, वो उसका अलग से मोटर। ओके। सो वो पीपल गेट कंफ्यूज की गाड़ी इतनी है क्यों आवाज़ कर रही है, आवाज़ इनको नॉलेज नहीं होती, बट इट इज़ एन इन्वर्टर, सो इट इज़ वेरी नॉर्मल। स्टैंड स्टिल पे आवाज़ आएगी, जब मूव करेंगे तो उसमें इतना आवाज़ नहीं आता उसमें। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज़ आप बता रहे थे, जब आप इंडिकेटर देते हैं और जब आप टर्न करते हैं स्टीयरिंग को तो चक चक छोटे से आवाज़ आते हैं स्टेजेस की तरह। टक चक चक, जैसे कि स्प्रिंग एक्शन है। हाँ, और वो है इसका इशू। तो वो इशू है, वो आपने कंपनी में बताया तो उन्होंने क्या कहा? कंपनी में बताया, उनको दिखाया ऑफिशियली। पहले बोलते नहीं सर नहीं आ रही आवाज़, उन्होंने आवाज़ सुनने से मना कर दिया। तो बोलते इंडिकेटर की आवाज़ है, तो उनको समझाया कि इंडिकेटर की आवाज़ फर्स्ट है, सेकेंडरी आवाज़ एक और आ रही है। तो उन्होंने अग्री किया आवाज़ आ रही है। देन उन्होंने मल्टीपल मुझे हाई रेडर्स दिखाई, कम से कम मैंने 6 से 8 हाई रेडर्स चेक किए इन 2 डिफरेंट सर्विस सेंटर्स, और सब में ये नॉइज आती है। अब इंडिकेटर देके स्टीयरिंग घुमाएंगे तो वो आवाज़ आती है, एंड दे आर सेइंग कि ये स्प्रिंग का फंक्शन है, ये ऐसे ही होगा, जो नॉर्मल नहीं होता है। कोई भी गाड़ी में ऐसी आवाज़ नहीं आती है। आई थिंक इट्स नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हो सकता है उसका, ऑयलिंग करके या ग्रीस लगा के। लेकिन कंपनी सर्विस सेंटर, मैं 2 भी सर्विस सेंटर गया हूँ यहाँ पे, दोनों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि कोई इशू है, ये नॉर्मल, उन्होंने बोल दिया नॉर्मल है। आपको दिखा दिया हमने, बाकी गाड़ियाँ सब में आ रही है, तो ये भी इशू है। आई थिंक जब तक कंपनी रिकॉल नहीं करेगी, जब तक कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती कंपनी से ये इशू, तब तक वो मानेगी नहीं कि ये इशू है। उन्होंने बोल दिया कि ये फंक्शन है, ये स्प्रिंग का फंक्शन है, ऐसी आएगी बस। अक्षत, आई एब्सोल्युटली लव द कार्बन फाइबर टाइप का ट्रीटमेंट जो यहाँ पर है, और मैं उसको प्रेफर करता हूँ ग्रैंड विटारा के लुक पे। और गाड़ियाँ तो दोनों सेम ही हैं, लेकिन दोनों गाड़ियों के लिए मैंने ये सुना है कि इनके लाइट्स का थ्रो, इनके DRLs का थ्रो, LEDs का थ्रो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सो इसमें LED है, तो आई कैन से फॉर LED की का आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे कोई इशू नहीं आया रात में या कोई भी टाइम पे। इसका डेंसिटी बहुत अच्छी है LED की, थ्रो बहुत अच्छा है, कट अच्छा आता है इसमें LED में, हाई बीम हो या लो बीम हो। तो LEDs में मुझे कोई इशू नहीं आया इसका आज तक। हाँ, मतलब लोग बोलते कि नीचे है तो शायद ऊपर नहीं आएगा, थ्रो आगे नहीं जाएगा, लेकिन हाई बीम वगैरह में होता होगा। लेकिन आई थिंक कंपनी ने सोच समझ के बनाया है, तो आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि कोई इशू नहीं है। अब इसमें डेडिकेटेड फॉग लैंप्स नहीं है क्योंकि इसकी हाइट ऐसे दे दी गई है।
वो बारिश को काट लेते हैं, फॉग हाँ, को काट लेते हैं, DRLs काट नहीं पाते। हाँ तो क्या आपको उस सीजन में तकलीफ हुई है? हाँ, मतलब बारिश में रहता है। आई थिंक वो सारे LEDs वाइट लाइट्स का इशू है। ये सारे वाइट लाइट्स में होता ही है कि बारिश में थोड़ा इशू दिखेगा, बिकॉज वो वाइट लाइट है, Correct. येलो नहीं है। करेक्ट, तो वो तो है, बट आई थिंक ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, बिकॉज डेंसिटी अच्छा है इसका। बट कुड हैव बीन बेटर। हाँ, मतलब कुड हैव बीन बेटर, अच्छा, बट कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है कि मुझे चेंज करना पड़े। मुझे इसे बताइए, सबने ये भी बोला है कि जो बम्पर है इसका बहुत अच्छी तरह बोल्टेड नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, एकदम ऐसा आफ्टर थॉट लग रहा है, दिखने में ठीक है लेकिन थोड़ा सा हाँ। कैसा है आपका एक्सपीरियंस? तो टचवुड अभी तक एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ नहीं उस चीज़ का कैसा होगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, जी तो ये तो प्लास्टिक है, ये तो एड ऑन है इसमें। हाँ, तो ये तो प्लास्टिक ही है इसमें। बाकी बम्पर आई थिंक कंपल्स वन है, तो वो इम्पैक्ट लेने के ही बना है, करेक्ट। तो वो इम्पैक्ट लेके वापस अगर बाहर आ रहे हैं तो वैसा ही होना चाहिए। सारी गाड़ियों का वैसे ही होता है इसमें। तो आपको लग रहा है कि ऐसे इम्पैक्ट लेके ऐसे बाहर आ जाएगा? क्योंकि हाँ। थोड़ा सा आई थिंक वैसा ही हो जाएगा, बिकॉज वो बनाया उसी चीज़ के लिए, और टोयोटा बना रही है, मैन्युफैक्चर टोयोटा की फैक्ट्री में हो रहा है, सो उनका भी थोड़ा तो कुछ तो इनपुट होगा उसमें। ये चीज़ मुझे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि ज़्यादा ग्रैंड विटारास क्यों बिक रही है हाई राइडर से, वो क्यों है? क्योंकि उनका व्हाट आई हैव रेड इन न्यूज़पेपर एंड एवरीवेयर आर्टिकल्स की, उनका टाइप है टोयोटा मारुति का कि जितना भी प्रोडक्शन होगा 100% में से 65% ग्रैंड विटारा का होगा, बाकी थोड़ा जो बचेगा वो हाइराइडर का होगा इसमें। तो वो उनका टाइप है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है वैसा कि 70-30%, 65 और 35% उनका टाइप है वैसा। तो प्रोडक्शन उसके हिसाब से वो करते, इसलिए ज़्यादा वेटिंग हाइराइडर की है, अवेलेबिलिटी ग्रैंड विटारा की ज़्यादा है। हाँ, in your Maruti you call the shots because India Maruti। अक्षर ट्रैफिक इस गाड़ी का दोस्त है, इसका बंधु है, इसका साथी है, ठीक है। ट्रैफिक में ये ना आप अगर आप इको मोड पे हैं तो सिर्फ AC डाउन होता है, बाकी गाड़ी चलती रहती है। अगर आप नॉर्मल मोड पे हैं तो फिर ट्रैफिक इस गाड़ी को पसंद है, आप बिना फ्यूल खर्चे चलते रहते हैं, ये वो। क्या आप कभी भी इस गाड़ी में मैन्युअली EV मोड जो बटन दिया हुआ है उसे एंगेज करते हो? मैंने ये गाड़ी जनवरी में ली थी, तो इन दिस 11 मंथ्स एक ही बार हुआ है कि उसमें मैंने बटन दबाई और EV मोड एंगेज हुआ है। अच्छा। बट यूजुअली उससे नहीं होता है, बट उसका भी एंगेज करने का तरीका है कि आप थ्रॉटल इनपुट अपने पैर से आप उसको EV मोड पे डाल सकते हैं, बटन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जितना ज़्यादा थ्रॉटल देंगे उतना ज़्यादा इंजन चलेगा। अच्छा, तो एक स्पीड पे आप ले आएगी गाड़ी, लेके आइए, हाँ। वो स्पीड पे आप फिर थ्रॉटल थोड़ा सा छोड़िए और वो EV मोड पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, और फिर अपने पैर को एंकल को लॉक करके आप चला सकते हैं EV मोड पे कंटिन्यूसली। अच्छा, तो अच्छा। मैंने इसको 110 पे भी EV मोड पे चलाया है गाड़ी को। क्या बात कर रहे हो? कंटिन्यूस चली है, जब तक बैटरी में पावर थी वो आराम से चली, 110 के ऊपर भी चली EV मोड पे। सो ऐसा नहीं है कि EV मोड सर्टेन किलोमीटर्स के लिए चलेगा या सर्टेन स्पीड तक चलता है। मैं वो सब शोरूम wrong में गया हूँ, information है। मुझे सेल्स एडवाइजर ने खुद बोला सर 40-42 तक तो देखो EV पे ही चलेगी, आप देखना। ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, कोई किलोमीटर का रेंज नहीं है उसमें। करेक्ट। इट ऑल डिपेंड्स कि कितना थ्रॉटल देते हैं उसमें, कितना एक्सीटर कितना पुश करेंगे, उससे पूरा सिस्टम एनालाइज करता है कब कौन से मोड पे डालना है। ये मैं लोगों को कोई भी बैटरी मैनेज डिवाइस गाड़ी के बारे में बोलना चाहता हूँ, जितना आप उस गाड़ी को पुश करते हो, गाड़ी रियलाइज करती है मुझे पावर देनी है, मुझे EV मोड से बाहर आना है, मुझे इंजन को कम्प्लीटली एंगेज करना है, मुझे ड्यूअल मोड में रहना है, वो गाड़ी खुद डिसाइड करती है। इसमें स्विचिंग में आपको कभी ऐसे ये लगा कि हाँ अब इंजन ऑन हो गया, अब ये मुझे बहुत स्मूथ लग रहा है? तो चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको, जो इस गाड़ी को लेकर जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको डेली ड्राइविंग में, सिटी में, आप हाईवे पे भी बहुत लेके जाते हैं, आप फेदर लाइट थ्रॉटल से गाड़ी चला रहे हैं, आपने इस गाड़ी को चलाने का एक तरीका है, उसे मास्टर कर लिया, अब आपको कितना माइलेज दे रही है आफ्टर लर्निंग द कार? सो अभी नॉर्मल सिनेरियो में सिटी एंड हाईवे मिला के 25 to 26.5 20 इतना आराम से मिल जाता है। अगर ज़्यादा हाईवे कर रहा हूँ तो 26 पे 25 पे रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दबा दबा के चला रहा हूँ अगर कहीं पे, अच्छा, द लीस्ट आई हैव गॉट इज 22.8। क्या आप बात कर रहे हो? पर उसमें आप बहुत सोच के चला रहे हो कि नहीं लाइट चलाऊं, लाइट नहीं, नॉर्मल पे चला आजकल। अब मैं एकदम बिल्कुल, बिकॉज टाइम हो गया इतना, सो अभी इट्स मसल मेमोरी, तो ऑटोमेटिक फीड हो गया कैसे चलाना है। तो अच्छा, 25 तो आराम से आ जाता है सिटी और बेसिक, यानी आई मीन 80% सिटी एंड 20% हाईवे ड्राइव में। और पावर मोड में जब आप गाड़ी को एंजॉय करते हो तब
लोएस्ट वो 20 to 23 तक गया है, मैंने उतना देखा है। क्या बात कर, उसमें भी जब वापस थोड़ा चलाते स्टेबली तो अब वो वापस बढ़ जाएगा, 25 पे आ ही जाता है अपने आप। और व्हेन यू आर गनिंग द कार कि आज मुझे भगानी है गाड़ी, तब अब नहीं, मैं आज कितना थ्रॉटल इनपुट कर रहा हूँ मैं देखूंगा ही नहीं। तो 22 तक आई हैव सीन, उसके नीचे मैंने कभी देखा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, तो भगा के मजे लेके आपको 22 कैसे मिल रहे हैं? हाँ मतलब अभी इसमें है उतना BCM, इसका बैटरी मैनेजमेंट आई थिंक इज़ वेरी गुड एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टायर प्रेशर कितना है, AC का टेम्परेचर कितना सेट किया है। अच्छा, सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन ऑल द सिनेरियो, सब कुछ एक साथ मिला के Wow. आई गेट गुड माइलेज। वाओ, अगर टायर प्रेशर बहुत खराब है, लोग 28 पे चला रहे, 29 पे चला रहे, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। AC अगर 20 पे चला रहे हैं उससे भी फर्क पड़ेगा। मेरा AC यूजुअली 24 पे रहता है, हाँ। ऑटो पे रखता हूँ हमेशा 24 पे। टायर प्रेशर हमेशा TPMS मैंने बाहर से इंस्टॉल किया है एक्सटर्नल, करेक्ट, तो टायर प्रेशर इज ऑलवेज अबव 30-31 हमेशा। तो आई थिंक इसकी वजह से मुझे अच्छा माइलेज मिल जाता है Correct. कंडीशंस इन्वॉल्व। क्योंकि ये टायर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जब आप थोड़ा सा ज्यादा हवा रखते हैं, मतलब मैं नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा, पर थोड़ी सी ऑन द हायर साइड रखते हैं, तो क्या आपको राइड में फर्क आ रहा है उससे? उससे हाँ मतलब नॉइजी हो जाता है थोड़ा टायर, और ज़्यादा आवाज़ करता है। अगर अंड्यूरेशंस या एक्सपेंशन जॉइंट्स पे जाएगी तो आवाज़ आएगी उसमें। करेक्ट, तो इसलिए आई थिंक 30-31, इवन दो कंपनी 33 बोलती है इन ऑल द सिनेरियोस, मैं 30-31 पे रखता हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि वो उस रेंज पे आपको ग्रिप भी सही आती है और आपको कोई इशू नहीं। माइलेज भी ठीक। और अगर वो हाईवे ड्राइव पे जा रहे हैं हाँ। तो आई मीन ऑब्वियसली विद द फ्रिक्शन वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है टेम्परेचर। अच्छा, ऑफ कोर्स वो तो होता ही है, और मुंबई जैसे शहर में तो ज्यादा ही होता हाँ है। तो वो उसमें ऑटोमेटिक 35 पे 33 पे आ ही जाता है वो बढ़ के। अच्छा, मुझे आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछना है, जिससे मैं हमेशा एक यूजर रिव्यू को कंक्लूड करता हूँ। द लास्ट क्वेश्चन इज, आज अगर मैं आपको, आपने इस गाड़ी कितने में खरीदी? 20.5 ऑल एक्सेसरीज इंक्लूडेड, ठीक है। आज गाड़ी महंगी हो गई है कम से कम 1 लाख रुपए से। आज मैं आपको 20,50,000 रुपए अगर वापस दूं, तो क्या आप यही गाड़ी खरीदेंगे? इसका कोई डिफरेंट मॉडल खरीदेंगे? कोई गाड़ी दूसरी खरीदेंगे? क्या करेंगे? सो आज के मार्केट में आई थिंक दिस इज द बेस्ट कार दैट आई कैन फाइंड, इवन इफ अगर कोई पैसा वापस भी देगा तो मैं 1 लाख और डाल के यही वापस लेना चाहूँगा, बिकॉज देन आई कैन रिकवर दैट मनी, करेक्ट, बिकॉज इसका माइलेज इतना है। करेक्ट, मुझे पुरानी गाड़ी से मेरा 3 टाइम्स मुझे माइलेज मिल रहा है अगर, तो मैं कॉस्ट भी रिकवर कर रहा हूँ उसमें। और टोयोटा के पार्ट्स है, पीपल गेट कंफ्यूज कि ये गाड़ी मारुति है, टोयोटा किसका है। सो चैसी मारुति का है, इंटीरियर बटन्स मारुति के हैं, लेकिन एवरीथिंग जो मूविंग पार्ट है बोनेट के अंदर, चैसी के नीचे, वो सब टोयोटा के है। करेक्ट, प्लेटफॉर्म मारुति का है, इंजन उनका है, या तो उसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद द टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग की हाँ उसमें नहीं आएगा कोई इशू, बिकॉज दे आर चैंपियन ऑफ हाइब्रिड्स, दैट दे आर। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ फ्यूचर में भी अगर कोई वापस देगा तो मैं 1 लाख और डाल के ये ले लूँगा, बिकॉज ओवर द टाइम आई नो आई कैन रिकवर माई कॉस्ट। और जो लोअर वेरिएंट है एस उसका, जिसमें रेयर वॉशर वाइपर नहीं आता है, छोटे मोटी और चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप बोलोगे लोगों की कि वो वर्जन ले लो, या एक ही बार पैसा खर्च के पैनोरामिक सनरूफ वगैरह वाला पूरा ले लो, ये मच्छरदानी वाला कौन सा? नहीं तो आई विल स्टिल रिकमेंड कि लोग जी वेरिएंट ले। जी वेरिएंट आई स्टिल फील कि बेटर वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज आई थिंक मेरा जो रिक्वायरमेंट्स था कि मुझे IRVM ऑटो डिमिंग चाहिए था। मेरी आँख खराब हो जाती है पीछे हैवी मार मार के, लोग नहीं समझते यहाँ पे। मैंने पुरानी गाड़ी में पीछे कमेंट भी लिख के रखा था लोगों के लिए, वो मैं नहीं बोल सकता अभी क्योंकि वो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा। मैंने इस पे चिपका के लिख के रखा था ग्लास पे। और आई थिंक रियर वॉशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बारिश में बहुत काम आता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट। अगर ठीक है सनरूफ नहीं होती जी में, तो सनरूफ का इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम की नहीं है। करेक्ट, ये एड ऑन है तो है, अब क्या कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक जी स्टिल द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। फैंटास्टिक। मैं मैन्युफैक्चरर से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें और हाइब्रिड्स दो। हम बैटरी एंग्जाइटी के लिए रेडी नहीं है ईवीज के। इतने सारे जैप कंपनीज हैं जो चैंपियंस हैं हाइब्रिड्स बनाने के, और स्ट्रॉन्गर हाइब्रिड्स दो। पैसा ले लोगे लेकिन हमें एक ही बार के लिए मन की शांति दे दोगे, वो ज़रूर कीजिए। अब अक्षर जैसे पागल है गाड़ी में घुस घुस के गाड़ी को जानते हैं, वैसे हम भी पागल हैं। ऐसे पागल मार्केट में बहुत घूम रहे हैं। अगर आपको हमारे साथ अपनी गाड़ी रिव्यू करनी है, आप जानते हैं कि मैं काफ़ी सच बोलता हूँ, सर क्या पूरा ही सच बोलता हूँ भाई, हमको क्या। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी भी रिव्यू करूँ, आपका कोई फ़ोन है, कोई गैजेट है जिसके बारे में सच्चाई आप मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो ज़रूर से मुझे बताइए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें DM कीजिए। पैसा तेरा बाप देगा ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। यू कैन ईमेल अस ऑन paisa-tera-baap-dega@gmail.com एंड वी विल डेफिनेटली डू अ रिव्यू विथ यू, बिकॉज सच जानना भी ज़रूरी है। आज मुझे इस गाड़ी का बहुत सच मालूम पड़ा है, आपको भी पता चला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
लोगों को बताइए कि भाई मतलब माइलेज चाहिए तो लेनी पड़ेगी।